हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसी को करते हैं। आइए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड जीडीपी would be 37% higher today had no global warming occurred between 1960 and 2019, says a new working paper by economists at the US नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ से इसको अलग करना है। यहाँ पर आपका जो कहा गया है वो स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि टेस्ट वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वुड बी है एक और एक है हैड अकर्ड। एक अकर्ड है और यहाँ जो हैड है ना उसका मीनिंग है यहाँ पर इफ़। ये जो हैड है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर इफ़ है। कह रहा है कि वर्ल्ड का जो जीडीपी है 37% ज़्यादा होता आज अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। कब से कब तक? 1960 से 2019 तक। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो वर्ल्ड की जीडीपी कितनी होती? आज जितनी है उससे 37% ज़्यादा होती। ये कहना है किसका? सीज। एक नया वर्किंग पेपर है, वो बनाया गया किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिस्ट कहाँ के हैं? जो अर्थशास्त्री हैं वो यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के हैं। आगे आते हैं। द रिसर्च विच वेंट ऑनलाइन दिस वीक टेक्स अ मोर हॉलिस्टिक अप्रोच दैन द मेथड्स adopted by studies that aggregate country-wide impacts of climate change। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। तो टेंस वर्ब यहाँ पर कहाँ है? टेक्स है। और देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है? इसका सब्जेक्ट वर्ब सीधा जो यहाँ पर रिसर्च है वो है। और यहाँ से जो सेंटेंस है यहाँ तक वो इस रिसर्च के बारे में आपको बता रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। तो जो रिसर्च है, और रिसर्च के बारे में क्या कहा जा रहा है? जो हाल ही में ऑनलाइन हुआ है, जो इस वीक में क्या गया है उसको ऑनलाइन किया गया है, वो करता है क्या? एक हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हो जाता है? व्यापक अप्रोच लेता है, तरीका करता है, व्यापक तरीके से ये रिसर्च करता है। और ये तुलना कर रहा है किससे? जो मेथड्स उन तरीकों से। और ये जो एडॉप्टेड है, क्या ये टेंस वर्ब है? नहीं, ये आपका क्या है? V3 है। तरीका जो एडॉप्ट किया गया है किसके द्वारा? स्टडीज के द्वारा। बहुत सारे जो स्टडीज हुए उनके द्वारा जो तरीका एडॉप्ट किया गया है, दैट एग्रीगेट कंट्री वाइड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ जो दैट आया है किसके लिए आया है? स्टडीज के लिए आया। और इसी का सब्जेक्ट टेंस वर्ब कौन सा? एग्रीगेट। जो क्या करता था, वो जो ये सब जो स्टडीज थे वो एक जगह एकत्रित कर देते थे। कंट्री वाइड मान एक देश का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो एक जगह कलेक्ट कर देते थे वो स्टडीज। और जो ये स्टडी हुआ है ये क्या कर रहा है? एक हॉलिस्टिक व्यू ले रहा है। आगे आते हैं कुछ और। बाय लिंकिंग द ग्लोबल विद द लोकल द ऑथर्स आर्ग्यू दैट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ए हॉटर प्लैनेट कुड बी 6 times मोर दैन दैट सजेस्टेड बाय प्रीवियस एस्टिमेट्स। अब क्या कह रहा है कि ग्लोबल को लोकल के साथ लिंक करने पर, इसके द्वारा मतलब ग्लोबल वर्ल्ड को लोकल जगह से अगर आप उसको लिंक करते हैं, हर तरीके के प्रभाव को देखते हैं। यहाँ पर आर्ग्यू आपका टेंस वर्ब है। और ऑथर्स जो बहुत सारे वो आर्ग्यू करते हैं। क्या करते हैं? आर्ग्यू उनका क्या करना है कि मतलब आर्ग्यू करने का मतलब क्या होता है कि अपना पक्ष रखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों जो रखना हुआ, कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक जो मूल्य है, जो आर्थिक जो मूल्यांकन है किसका? एक हॉटर प्लैनेट का। जो हम लोग का जो प्लैनेट है वो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। वो हो सकता है 6 times, वो 6 गुना ज़्यादा हो सकता है दैन दैट, उससे जिससे सजेस्ट किया गया है प्रीवियस एस्टिमेट्स के द्वारा।
यहाँ पर ये भी सजेस्टेड क्या है, V3 है। तो बोल रहा है कि उस स्टडीज़ के द्वारा, उस एस्टिमेट्स के द्वारा जो पहले सजेस्ट किया गया उससे एक्चुअल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, 6 गुना बढ़ सकता है। आगे आते हैं। दिस फॉलोज अनदर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड लास्ट मंथ इन जर्नल नेचर विच कंक्लूडेड दैट एवरेज इनकम विल फॉल बाय ऑलमोस्ट अ फिफ्थ इन द नेक्स्ट 26 ईयर्स कंपेयर टू व्हाट दे वुड हैव बीन विदाउट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, दिस फॉलोज अनदर रिसर्च पेपर, दिस किसके लिए आ रहा है, जो इन सारी रिपोर्टों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फॉलोज का मतलब क्या होता है, साथ देना। ये अनदर रिसर्च पेपर है, उसका करीब करीब एक ही जैसी बातें बोल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। और ये जो रिसर्च पेपर है यहाँ पर जो पब्लिश्ड है, ये क्या है, टेंस वर्ब है, नहीं, ये आपका V3 है, जिसको पब्लिश किया गया, नाउन प्लस V3, जिसको पब्लिश किया गया कब, पिछले महीना जर्नल नेचर में, जो एक पत्रिका आती है नेचर, उसी में इसको पब्लिश किया गया है। विच कंक्लूडेड दैट, और ये जो विच आया है किसके लिए आया है, रिसर्च पेपर के लिए आया है, रिसर्च पेपर के लिए। उसने कंक्लूड किया, उसने निष्कर्ष दिया, उसने बताया क्या, बताया जो बात है वो दैट के बाद है। बताने वाली बातें कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है कि एवरेज इनकम जो है वो 1/5 गिर जाएगा, करीब करीब कितना, 20% अगले 26 सालों में। और इसको कंपेयर किया जाता है, कंपेयर्ड, ये क्या टेंस वर्ब है, नहीं, ये V3 है। जब इसको, और इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, जब इसको कंपेयर किया जाता है किससे, तो उससे जो होता, वुड हैव बीन, होता किस, बिना क्लाइमेट चेंज के। बोल रहा है कि अगर एवरेज इनकम की बात करें तो वो अगले 26 सालों में क्या हो जाएगा, करीब करीब 20% की उसमें गिरावट आ जाएगी। 1/5 का मतलब क्या होगा, 20% का गिरावट होगा। और ये गिरावट किसके कंपैरिजन में होगा, कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो क्या होता, उसके एवरेज में 20% की गिरावट आई है। ये वुड हैव बीन जो है ये क्या बता रहा है, होता, मतलब कि पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता, मतलब ये क्या है, एक इमेजिनेशन है। आगे आते हैं। बोथ पेपर्स आर unequivocal that the cost of transition from fossil fuels, though considerable, pale in comparison to the cost imposed by global warming। बोथ पेपर्स क्या है, दोनों पेपर्स का भी हम लोग जिक्र किए, एक ऊपर में था उसके एक नीचे जस्ट था, वो क्या था, दोनों पेपर्स का बात कर रहा है। आर अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट है एकदम। क्या स्पष्ट है भाई, तो दैट के बाद वो बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कह रहा है कि जो ट्रांजिशन है, मतलब एक दौर से दूसरे दौर में जो जाना है, कि फॉसिल फ्यूल से किसी और चीज़ पे जो जा रहे हैं हम लोग, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है ट्रांजिट करने का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जाना है, दो कंसिडरेबल करने का मतलब ज़्यादा है, इस बात को तो एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा है, फिर भी क्या है, पेल इन कंपेरिजन, कह रहा है कि फिर भी ये क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है जब कंपेयर करते हैं किससे, कॉस्ट इम्पोज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ये भी जो कॉस्ट इम्पोज किया जाता है, जिसको प्रभावित किया जाता है, जो लागू किया जाता है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रभावित होता है कॉस्ट, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो ट्रांजिशन वाला कॉस्ट है वो बहुत फीका पड़ जाता है, मतलब बहुत कम पड़ जाता है। दे ज्वाइन द डॉट्स बिटवीन द इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड अदर फॉलोआउट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इम्पेयर पीपल्स हेल्थ, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड अफेक्ट लाइवलीहुड्स। अब देखिए, दे, ये रिसर्च पेपर के लिए आ रहा है, जो ज्वाइन द डॉट्स, ये आपका फ्रेज है। ज्वाइन द डॉट्स करने का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत सारे चीज़ों को मतलब रिलेशन इस्टेब्लिश करना। ज्वाइन द डॉट्स का मतलब किसके किसके बीच में, तो हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट है, फ्लड का जो इम्पैक्ट है, स्टॉर्म का, और दूसरे जो फॉलोआउट्स होते हैं, जो कमी होती है क्लाइमेट चेंज से, जिनका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो क्या करते हैं, जब इस सब के डॉट्स को जब एक जगह मतलब एक इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन की इन सबों से क्या परिणाम आ रहा है, तो वही होता है ज्वाइन द डॉट।
अब दैट इम्पेयर, यहाँ पर जो ये है टेंस वर्ब है आपका, और ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए आ रहा है। सॉरी, ये क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं आ रहा है, फॉलोआउट्स के लिए आ रहा है। जो प्रभावित करता है, या इम्पेयर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। तो ये पीपुल्स के हेल्थ को ख़राब कर रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो उत्पादकता है उसको कम कर रहा है, और जो जीविकोपार्जन है, लाइवलीहुड्स, जो कमाई उमाई वगैरह होता है, उसको भी प्रभावित करता है। आगे आते हैं। सम रीजन्स आर लाइकली टू गेट हीट मोर देन अदर्स। आर यहाँ पर क्या है आपका, टेंस वर्ब, और ये सब्जेक्ट वर्ब। बोला कुछ क्षेत्र जो है संभावना है कि वो ज़्यादा हीट होंगी, किससे, दूसरे रीजन से। पुअरली अंडरस्टूड इकोसिस्टम लाइक ड्राईलैंड्स फॉर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ जब रीजन्स की बात कर रहा है तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर कर रहे हैं तो बोला कि पुअरली अंडरस्टूड का मतलब होता है कि जिसको अच्छे से समझा नहीं गया, बहुत उस पर आपको लिमिटेड नॉलेज है, उसमें नॉलेज है ही नहीं आपको, वो इस इकोसिस्टम को जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है, या ना के बराबर नॉलेज है, या गलत नॉलेज है। और जैसे कि क्या बता रहा है कि ड्राईलैंड्स को ले लीजिए। A new report of the UN Convention on Combating Desertification, released on Tuesday, has flagged the fallouts of climate change on the rangelands. These include deserts, shrublands, mountain pastures, tundra and plateaus. अब यहाँ पर देखिए, टेंस वर्ब पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो एक तो यहाँ पर है, ये टेंस वर्ब है नहीं, ये आपका क्या है, V3 है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये रिपोर्ट। कह रहा है कि एक नया रिपोर्ट है, किस पर है, रिपोर्ट किसका है, तो यूएन कन्वेंशन का है, जो कॉम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन है, उस संस्था की ये रिपोर्ट है, और इसको रिलीज किया गया है। किसको, इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट प्लस रिलीज्ड रिपोर्ट, जिसे रिलीज किया गया कब, ट्यूसडे को, उसने फ्लैग किया, दिखाया है। फॉलोआउट्स कहने का मतलब क्या हो जाता है, जो कमियां हैं क्लाइमेट चेंज पर, जिनका प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। फॉलोआउट्स का मतलब होता है गलत प्रभाव पड़ जाना क्लाइमेट चेंज का रेंज लैंड्स पर। रेंज लैंड्स कहने का मतलब होता है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है, और जानवरों को चराने के लिए जो चारागाह वगैरह होता है, रेंज लैंड्स उन्हीं को बोला जाता है, कि उन पर जो है क्या है, ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसको दिखाया गया है इस रिपोर्ट के थ्रू। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, दीज इंक्लूड। तो इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो डेजर्ट श्रबलैंड्स हैं, माउंटेन पेस्चर्स हैं, टुंड्रा है, प्लेटोज है। प्लेटोज का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से पठार टाइप पे जो होता है वो। पेस्चर का मतलब चारागाह हो गया। आगे आते हैं। मोर देन 50% ऑफ दिज इको सिस्टम्स हैव डिग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। हैव डिग्रेडेड यहाँ पर है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, मोर। कह रहा है कि 50% से ज़्यादा जो ये सब इको सिस्टम्स है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका क्या हुआ, डिग्रेड हुआ है, मतलब उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है। और ये किसके अनुसार है, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट ऊपर में है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बातें कही जा रही है। These biospheres are recognized as vulnerable in most part of the world and their role as carbon sinks is acknowledged. अब देखिए यहाँ पर are recognized, इसका सब्जेक्ट वर्ड biospheres, is इसका सब रोल। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बायोस्फीयर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है किस रूप में, एज वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर है। अधिकतर हिस्से में, दुनिया के अधिकतर हिस्से में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये काफ़ी कमज़ोर है, मतलब फ्रेजाइल हैं, यहाँ कुछ भी बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है। और उनका जो रोल है कार्बन सिंक्स के रूप में इज एक्नॉलेज्ड, और उसको भी एक्नॉलेज किया जाता है। जैसे कार्बन सिंक्स कहने का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन निकलता है तो उसको सोखने के लिए जंगल चाहिए, पठार चाहिए, जहाँ पर घास वगैरह होता है, पेड़ पौधे हल्के फुल्के होते हैं, तो उसको कार्बन को सिंक करता है, अपने अंदर उसको लेता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। तो उस रूप में भी इसको क्या किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है कि कार्बन को बहुत मात्रा में अपने अंदर ही करता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा को घटाता है। हाउएवर, rangelands do not receive the same attention as forest in environmental conservation discourse.
अब कह रहा है यहाँ पर कंट्राडिक्शन दिखा रहा है कि ये चीज़ तो है कि इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है और एक्नॉलेज भी किया जाता है इसको, फिर भी बता रहा है कि लेकिन रेंज लैंड्स जो है, रेंज लैंड्स वही जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है, घास वगैरह होता है, पठार वगैरह, ये जो अभी हम लोग ऊपर में देखे, वो रिसीव नहीं करते, उनको नहीं मिलता है उसी तरीके का जो उन पर ध्यान देना चाहिए या फोकस जो होना चाहिए, उन पर उस तरीके का फोकस नहीं मिलता है उनको, जैसा कि मिलता है किसको, जंगल को। और ये किस तरह में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन डिस्कोर्स, जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंजर्वेशन की बात आती है, उसका जब डिस्कोर्स होता है, बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, तो उस तरीके का अटेंशन जो है रेंज लैंड्स को नहीं मिलता है जैसा कि जंगल को मिलता है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, it is only in the past 2 decades that policymakers have begun to recognize the socio-ecological role of pastoralists who depend on these ecosystems। अब कह रहा है कि इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा है फॉर इंस्टेंस, कि मतलब एग्जांपल्स के तौर पर आप इंडिया को लीजिए, तो ये पिछले कुछ डिकेड्स में हुआ है, दैट हैव बिगन हुआ है। पॉलिसी मेकर्स के लिए सब्जेक्ट वर्ड है कि पॉलिसी मेकर्स ने रिकॉग्नाइज करना, मतलब पहचानना शुरू किया है क्या, कि सोशियो इकोलॉजिकल रोल होता है, मतलब एक सामाजिक भी है और एक पारिस्थितिकी तंत्र से दोनों जुड़ा हुआ रोल है, किसका, पैस्टोरलिस्ट्स का। और ये क्या होता है, जो पशुपालक होते हैं, जो पशु को पालन करते हैं, ब्रीड करते हैं, उनसे दूध वगैरह करते हैं, तो ये उसको पशुपालक जिसको बोल सकते हैं, उसके रोल को हाल फिलहाल में पिछले 2 दशक में क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। पहले उसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं था, उस पर बातचीत नहीं होती थी। हु डिपेंड ऑन दिज इकोसिस्टम्स, हु किसके लिए आ रहा है, पैस्टोरलिस्ट्स के लिए, जो निर्भर करता है, डिपेंडेंस वर्ब है, ये सिस्टम पर, ये जो इकोसिस्टम की जो बात करें रेंज लैंड्स वाली, वो इसी इकोसिस्टम पर पैस्टोरलिस्ट्स क्या करता है, डिपेंडेंट है। आगे आते हैं। Protecting pastoralism as a way of life while integrating communities such as Maldharis, Van Gurjas and Rabris in the modern economy remains a critical development challenge। अब देखिए, remains आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड इसका कौन हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग। अब कह रहा कि पैस्टोरलिज्म को प्रोटेक्ट करना किस रूप में, वे ऑफ लाइफ के रूप में, और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट करना, मतलब शामिल करना कम्युनिटीज को, जैसे कि मलधारीज, वन गुर्जर्स और राबरीज, मॉडर्न इकोसिस्टम इकोनॉमी में, जो आधुनिक इकोनॉमी में, उसमें इन लोगों को भी सम्मिलित करना, इस कम्युनिटी को भी इसमें सम्मिलित करना है, और पैस्टोरलिज्म को प्रोटेक्ट करना है। ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट वर्ड है प्रोटेक्टिंग रिमेंस के साथ, ये प्रोटेक्ट करना क्या है, एक क्रिटिकल डेवलपमेंट चैलेंज है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंज है डेवलपमेंट के रूप में। ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी हैज सो फार राइटली कंसंट्रेटेड ऑन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। देखिए यहाँ पर हैज कंसंट्रेटेड, ये टेंस वर्ब है, पॉलिसीज का सब्जेक्ट वर्ड हो गया, सो फार हो गया मतलब अभी तक। ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी जो है अभी तक कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान कहाँ दिया है, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना मतलब कम करना, क्लाइमेट चेंज में जो कमी लाना है उस पर अभी तक जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसका ध्यान है उस पर। इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन कुछ पिछले सालों में, कुछ हाल के सालों में क्या हुआ है कि देयर हैव बीन फीवल अटेम्प्ट्स टू हेल्प डील विद द रैवेज ऑफ फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्राफ्ट्स एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड कैटास्ट्रॉफ्स। हैव बीन, ये टेंस वर्ब है इसका, और सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, अटेम्प्ट्स, इसी के अकॉर्डिंग हैव आया है। कह रहा है कि बहुत ही उतने इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स नहीं हुए हैं, बहुत ही महत्वहीन अटेम्प्ट्स हुए हैं। फीबल का मतलब ऐसे कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या जाएगा कि कमज़ोर अटेम्प्ट्स हुए हैं, महत्वहीन अटेम्प्ट्स हुए हैं, टू हेल्प डील विद द रैवेज ऑफ फ्लड्स, मतलब जो फ्लड्स के विभीषिका है उनसे डील करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, बहुत कम प्रयास हुए हैं। स्टॉर्म से, ड्राफ्ट से एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड कैटास्ट्रॉफ्स, और भी जो भी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड है उनसे जो भी चीज़ें हो रही है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। हाउएवर रिसेंट स्टडीज
whether on the micro level by the NBER economist or the UN report on desertification, underline the need for building people's resilience against climate change, protecting them against heat waves, floods and landslides, ड्राफ्ट प्रूफिंग एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब यहाँ पर देखते हैं रिसेंट स्टडीज, एक तो यहाँ पर है, देख लेते हैं। ये जो कॉमा में है वेदर से लेके आप यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक ये आपका सेंटेंस का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है अंडरलाइन, और इसको आप कनेक्ट किससे कीजिएगा, स्टडीज से। अब कह रहा है कि जो रिसेंट स्टडीज है वो अंडरलाइन करता है। अब स्टडीज के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको देख लेते हैं। वेदर के साथ क्या आता है, और यानी अल्टरनेटिव है। दो माइक्रो लेवल पे हुआ है, किसके द्वारा, NBER इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो स्टडीज हुआ है, या तो इससे या फिर देख लीजिए UN रिपोर्ट ऑन डिसर्टिफिकेशन है। ये दो तरह का रिपोर्ट का स्टडीज है। ये अंडरलाइन करता है, बताता है, क्या बताता है, द नीड फॉर बिल्डिंग पीपल्स रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उस ज़रूरत को बताता है कि पीपल्स का जो रेजिलियंस है, जो पीपल का जो सामर्थ्य है, उसको बिल्ड करना है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में, उसकी ज़रूरत को अंडरलाइन करता है, मतलब बताता है। अब इसमें बता रहा है, कुछ डिटेल में दे रहा है कि प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट हीट वेव्स के खिलाफ में उनको प्रोटेक्ट करना है, फ्लड्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करना है, लैंडस्लाइड के खिलाफ प्रोटेक्ट करना है, और क्या करना है, ड्राफ्ट प्रूफिंग एग्रीकल्चर, मतलब वैसा एग्रीकल्चर तैयार करना है जिसका सूखा से उतना प्रभाव ना पड़े, और क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। एडाप्टेशन कंटिन्यूज टू बी अंडरफंडेड डिस्पाइट द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर इट। एडाप्टेशन का मतलब क्या हो जाता है, नई परिस्थिति के अनुसार ढलना, यही होता है एडाप्टेशन। तो वो अभी भी क्या है, कंटिन्यूज टू बी अंडरफंडेड, मतलब इस पर अभी भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसमें उतने जो एक रिसोर्सेस खर्च करनी चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी क्या है, अंडरफंडेड है। किसके बावजूद, डिस्पाइट कह रहा है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि अवेयरनेस तो है, जो इसकी ज़रूरत है फंड करने की, उसकी जागरूकता है, इसके बावजूद भी क्या है कि अंडरफंडेड है ये चीज़। डेलिब्रेशंस फॉर ए न्यू क्लाइमेट फंडिंग पैराडाइम स्लेटेड फॉर द नेक्स्ट COP in Azerbaijan's capital Baku will have to take this imperative into account। अब यहाँ पर देखते हैं, will have टेंस वर्ब है आपका, इसका सब्जेक्ट वर्ब कहाँ से चला जाएगा, डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन से ही will have आएगा। अब कह रहा है कि डेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है। विचार विमर्श किसके लिए, कि नया क्लाइमेट फंडिंग पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब होता है एक उदाहरण बनाए, एक प्रक्रिया बनाए, उस तरीके का नया क्लाइमेट फंडिंग का एक तरीका बनाए, और ये तरीका, पैराडाइम जो है तरीका, उस रिलेटेड है, निर्धारित है अगले कॉप के लिए। कॉप कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, अगले कॉप के लिए, अगले मीटिंग के लिए। और ये मीटिंग कहाँ पर होगी, कि अजरबैजान के कैपिटल बाकू में होगी। तो इस डेलिब्रेशन को क्या करना होगा, जो विचार विमर्श है उसको, ज़रूरत को क्या करना होगा, उस पर भी विचार करना होगा कि क्या क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी ध्यान देना होगा। तो यही एडिटोरियल था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।